नहीं सर, ये एग्ज़ाम बेसिकली सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए है और लड़कियां इंडियन आर्मी में ही जाएंगी जिनका क्लियर हुआ है। सर मोर देन दैट जो ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और ये सब होते हैं, इसमें देखा जाता है कि जनरली ग्रुप में अगर आप कोई एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं, एनीथिंग यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, उसमें 3 तरह के लोग मिलेंगे सर आपको। एक होंगे जो एक्टिवली प्लैंक, बल्ली और रोप को उठा के आगे जाके सॉल्यूशन सोच रहे होंगे। एक होंगे जो सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है हम बस चल लेते हैं, हम बस आगे चल लेते हैं। आर्मी की यूनिफॉर्म है, इससे जो प्यार है ना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, लगभग जब वो 10वीं 12वीं में होते हैं तो एक बार बुखार तो सबको चढ़ता है। तो सर हमारी जो स्टोरी, हमें जो पिक्चर दिखाई गई थी वो पिक्चर थी कि 3 लोग एक बुक शॉप पे खड़े हैं और मैंने बहुत ही सिंपल स्टोरी बनाई कि वो लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए अपनी वहाँ से जाके बुक्स खरीद रहे हैं, उसके अराउंड मैंने अपनी स्टोरी बनाई थी। डेफिनेटली सर, ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ पे हम देखते हैं द फेस ऑफ वॉरफेयर इज़ चेंजिंग, इट इज़ नो लॉन्गर अ फिस्ट फाइट एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे अगर हम लोग बात करें कर्नल सोफिया कुरैशी की, जिनने ब्रीफिंग करी थी ऑपरेशन सिंदूर की, तो वो कोर ऑफ सिग्नल्स का पार्ट है। कोर ऑफ सिग्नल्स कम्प्लीटली टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को संभालता है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मेरे विशेष मेहमान है हर्षिता कादयान। हर्षिता ने अभी ऑल इंडिया सीडीएस एग्जाम में, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम में 3rd रैंक प्राप्त किया है। और हर्षिता रहने वाली गांव इनका दुबर्दन है जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, घर इनका रोहतक में है, प्रेजेंटली ये हिसार रह रही हैं। तो एक तरह से ये मानिए कि 3 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने कवर कर लिया और नेशनल लेवल पे उन्होंने 3rd रैंक प्राप्त किया है। हर्षिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ी डाइवर्सिटी है आपकी पर्सनैलिटी में। बिल्कुल सर, आई थिंक उसका बेनिफिट रहता ही है हर जगह पे डाइवर्सिटी का। तो अच्छा, 3rd रैंक ऑल इंडिया में कैसे मतलब हासिल किया, और वो भी ऐसे एग्जाम में जिसमें आप ये मानिए कि लड़कियों की एंट्री कुछ साल पहले तक होती तक नहीं थी। बिल्कुल सर, एग्जैक्टली बता पाना कि 3rd रैंक कैसे आई वो तो मुश्किल होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है जितनी भी लड़कियाँ मेरे साथ रिकमेंड हुई थी सब में बहुत अच्छी काबिलियत थी, तभी वो वहाँ तक पहुँची और रिकमेंड हो पाई। एग्जैक्टली रैंक 3rd क्यों आई कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली आई फील प्रिविलेज्ड टू हैव गॉटन दिस रैंक। जिनका रिटन क्वालिफाई हुआ था वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 लड़कियों का रिटन क्वालिफाई हुआ था। रिटन जो एग्ज़ाम है वो सितंबर 2024 में कंडक्ट किया गया था। उसके बाद उसका रिज़ल्ट आया और ऑलमोस्ट 2000 लड़कियों ने रिटन क्वालिफाई किया था। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया 4 सिलेक्शन सेंटर्स हैं जहाँ पे एसएसबी कंडक्ट किया जाता है। तो उन सारे के सारे 4 सिलेक्शन सेंटर्स से टोटल में 65 to 67 लड़कियां रिकमेंड हुई हैं एंड उन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की फिर एक कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनी है। तो उस मेरिट लिस्ट में जो रिटन का स्कोर है वो प्लस में जो एसएसबी का स्कोर मिला है उसको कंबाइन करके एक मेरिट लिस्ट बनी है। और उस मेरिट लिस्ट में क्योंकि सीट्स सिर्फ 19 है लड़कियों के लिए, तो जो 65 लड़कियां रिकमेंड हुई थी उनमें से भी जो मेरिट लिस्ट में टॉप 19 लड़कियां हैं उनको फिर आगे ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो जैसा कि इसका नोमेनक्लेचर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, क्या हम ये समझे कि जितनी लड़कियां रेकमेंड हुई उनमें से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों में जाएंगी? नहीं सर, ये एग्ज़ाम बेसिकली सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए है और लड़कियां इंडियन आर्मी में ही जाएंगी जिनका क्लियर हुआ है। और जैसे सीडीएस नाम है तो वो किस एंट्री पे मतलब आप चूज कर सकते हो अदर देन आर्मी? सर अदर देन आर्मी आप चूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर एयरफोर्स का हो गया तो उसके लिए अलग से एफकेट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। तो सीडीएस में आप सिर्फ आर्मी में ही जा सकते हैं एंड एंट्री लेवल जो आपका होगा, आप पहले तो आपकी ओटीए में ट्रेनिंग होगी, ओटीए चेन्नई में, और उसके बाद आप लेफ्टिनेंट से ज्वाइन करेंगे। अच्छा, जो रिटर्न एग्जाम से शुरुआत करते हैं, रिटर्न एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, एग्जाम के अंदर आते हैं, और कितने नंबर का होता है, कितना स्कोर करना होता है टेंटेटिवली क्वालिफाई करने के लिए? जी सर, तो जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है वो इंग्लिश का होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो जीके का होता है। तो जो फर्स्ट पेपर है इंग्लिश का, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 मार्क्स का होता है वो पेपर, और उसमें से आप
ये मानिए कि अगर आप 70 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं हम्म, तो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आजकल तो स्पेशली जो अभी CDS 1 हुआ है, 2025 का पेपर हुआ है, इंग्लिश का लेवल ये लोग कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। तो इंग्लिश इज़ वन थिंग, वन पार्ट जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा अगर आपको CDS में जाना है तो। उसके बाद जो सेकंड पेपर होता है वो जीके का होता है। उसमें कलेक्टिवली सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा पार्ट होता है, एंड देन करंट अफेयर्स का भी पार्ट होता है। तो उसमें जनरली अगर आप 35 to 40 भी स्कोर कर रहे हैं, सो दैट इज़ गुड इनफ। तो जीके में अपने आप को अपडेट रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए जो स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरिंग स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। डेफिनेटली सर। सर आई फील हर एक सब्जेक्ट की अलग स्ट्रैटेजी रहती है जब आप जीके की बात करते हैं। जैसे जहाँ तक पॉलिटी का सवाल है, पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत, एक बुक आती है पॉलिटी की, उसके मैंने पूरी बुक के हैंड रिटन नोट्स बना रखे थे, क्योंकि वो जो लक्ष्मीकांत बुक है बहुत मोटी बुक है, ऑलमोस्ट इतनी मोटी वो बुक है, तो उसको बार बार पढ़ना और रिवाइज करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मैंने पूरा अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे उसके लिए। जहाँ तक हिस्ट्री का सवाल है, उसके लिए पहले तो मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, मैं हिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ। ऑनर्स। हाँ जी, हिस्ट्री ऑनर्स से मैं ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद मैंने हिस्ट्री के मुझे टॉपर्स नोट्स मिल गए थे, जो कि बहुत ही कंसाइज टॉपर्स नोट्स थे, तो उन नोट्स से मैं कंटिन्यूसली रिवीजन अपनी करती रहती थी। जहाँ तक ज्योग्राफी का सवाल है, उसके लिए मैं स्पेसिफिकली 11th और 12th की NCERT पर ही फोकस करती थी। तो 11th और 12th की NCERT से मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बना रखे थे, एंड कंटिन्यूसली उनको रिवाइज करना और फिर मॉक टेस्ट दे के मैं अपने नोट्स को अपडेट करती रहती थी कंटिन्यूसली। जिस भी सब्जेक्ट के मैंने अपने खुद से नोट्स बना रखे थे, तो अगर मान लीजिए मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रही हूँ, मुझे कोई पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो मिली, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से, तो मैं अपने हैंड रिटन नोट्स को अपडेट करती रहती थी। और या फिर मैंने अगर कोई मॉक टेस्ट दिया, उसमें कुछ ऐसा सवाल आया जो मेरे नोट्स में नहीं है पहले से, तो मैं अपने नोट्स में उन चीज़ों को इंक्लूड करती रहती थी। जहाँ तक इकॉनमी का सवाल है, इकॉनमी आई फील इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। जिन बच्चों ने 11th-12th में इकॉनमी नहीं किया है, उनके लिए स्पेसिफिकली बेसिक्स क्लियर नहीं हो पाते हैं और फिर डिफ़िकल्टी आती है आगे कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी करने में। तो आई विल सजेस्ट कि वो लोग यूट्यूब वीडियोस को यूज़ करें और 11th-12th का अपने कंसेप्ट्स क्लियर कर लें। अगर इकॉनमी में आपके बेसिक कंसेप्ट, जैसे इन्फ्लेशन क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, आरबीआई का क्या रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज़, तो अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आई फील मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं इकॉनमी में। जहाँ तक साइंस एंड टेक की बात है, क्योंकि उसका भी एक काफ़ी मेजर पोर्शन होता है साइंस एंड टेक का भी, उसके लिए आप ल्यूसेंट की जीके की एक बुक आती है, दैट इज़ वेरी यूज़फुल। और करंट अफेयर्स तो आई फील कि आप यूट्यूब से करंट अपने आप को अपडेटेड रख ही सकते हैं, एंड उसके साथ साथ मैं डेली इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर भी पढ़ती थी, सो दैट ऑल्सो हेल्प। वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को काफी शार्प कर देता है। डेफिनेटली जो न्यूज़पेपर रीडिंग का पार्ट है वो ना सिर्फ रिटन पेपर में हेल्प करता है, बट एसएसपी में तो उसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल रहता है। अच्छा, हमने सुना है कि बहुत सारे बच्चे जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है, उनका रिटन एग्जाम वेव ऑफ हो जाता है, क्या ये सही है? हाँ जी सर, उनका डायरेक्टली वो एसएसपी में जा सकते हैं और उनको रिटन एग्ज़ाम फिर नहीं देना होता, लेकिन उनकी जो सीट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं। जो यूपीएससी एंट्री के लिए जो सीट्स हैं, जैसे लड़कों के लिए जो एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसमें लड़कों के लिए अप्रॉक्सीमेटली 280 सीट्स थी और लड़कियों के लिए 19 सीट्स थी। तो ये जो सीट्स हैं ये रिजर्व्ड हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो यूपीएससी का रिटन एग्ज़ाम दे के और फिर एसएसपी में आ रहे हैं। जो एनसीसी स्पेशल एंट्री कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए अलग से सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। अच्छा, तो ये गर्ल्स के लिए जो एंट्री ओपन की है, काफ़ी डेलिब्रेट, बहुत सोच समझकर हर चीज़ को प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके ही किया होगा। क्या आप मानते हैं कि ये सही डिसीजन है, चाहे वो सरकार का हो, सुप्रीम कोर्ट का, किसी का भी हो, बट क्या ये डिसीजन सही है? डेफिनेटली सर, ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे जहाँ पे हम देखते हैं द फेस ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग, इट इज़ नो लॉन्गर अ फिस्ट फाइट, एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे अगर हम लोग बात करें कर्नल सोफिया कुरैशी की, जिनने ब्रीफिंग करी थी ऑपरेशन सिंदूर की, तो वो कोर ऑफ सिग्नल्स का पार्ट है। कोर ऑफ सिग्नल्स कंप्लीटली टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को संभालता है, तो वहाँ पे आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कोर ऑफ सिग्नल्स में मेल को ही लें क्योंकि वो ज़्यादा कैपेबल हैं।
तो आई फील कि आर्मी इज़ अ वेरी वास्ट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हर तरह के काम के लिए हर तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, एंड ओपनिंग गेट्स फॉर वुमेन आई फील इज़ एन एक्सीलेंट स्टेप। और सॉफ्ट पावर पावर की बात करें तो ऑब्वियसली महिलाएं, यानी कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑब्वियसली महिलाएं पुरुषों से कहीं 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 ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। रिटन एग्जाम की कहीं आपने कोचिंग वगैरह भी ली? नहीं सर, रिटन एग्ज़ाम के लिए मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, उसके लिए मैंने कोई कोचिंग कोई नहीं यूट्यूब का चैनल या कुछ इस तरह का? सर यूट्यूब का चैनल आई फील कुछ चैनल्स हैं जैसे एक सीडीएस जर्नी करके चैनल है विच इज़ वेरी यूज़फुल। जो सीडीएस जर्नी जिनका वो ग्रुप है वो अपनी अलग से कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं अगर किसी को वो ज्वाइन करनी हो तो। उसके अलावा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, इवन दो वो आईएएस का प्लेटफॉर्म है लेकिन वहाँ पे भी जो मटेरियल है वो काफ़ी यूज़फुल है। और पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की 11 to 12 आवर्स की मैराथन वीडियोस होती हैं। तो आप पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की भी जिसका जोन सा भी सब्जेक्ट आपको लगे कि आपको रिवाइज करना है और आपको सारा का सारा मटेरियल एक साथ चाहिए, तो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का भी मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा था। जो ये आर्मी की यूनिफॉर्म है, इससे जो प्यार है ना, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, लगभग जब वो 10वीं 12वीं में होते हैं तो एक बार बुखार तो सबको चढ़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूँकि अब आप आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए जाएँगे, तो +2 के बाद एनडीए का भी ऑप्शन होता है, हाँ पुरुषों जी। के लिए तो, बॉयज़ के लिए तो, और फिर सीडीएस का ऑप्शन होता है। एनडीए में ज़रूर ट्राई मारते हैं। तो जब आपने +2 पास की तब ये दिमाग में था? सर जब मैंने प्लस टू पास करी, अब तो लड़कियों के लिए भी प्लस टू हुँ। के बाद एनडीए खोल दिया गया है, रिसेंटली फर्स्ट बैच पास आउट हुए वहाँ से, तो अब तो लड़कियों के पास भी वो ऑप्शन है। लेकिन मेरा जब मैंने 12th करी तो एक्चुअली मेरी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ थी। और जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है उस टाइम पे भी जो होता था वहाँ पे फिज़िक्स, मैथ्स इन सब का एक काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो मेरी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड होने के कारण मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ थोड़ी-सी लिमिटेड हो गई थी, तो इसीलिए मैंने बाद में सीडीएस का रास्ता चुना। हालाँकि ऐसा कोई बार तो नहीं होता कि आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते, लेकिन उस समय तो गर्ल्स के लिए ओपन था ओपन ही ही नहीं। हाँ जी। हाँ, बॉयज़ के लिए तो था। मेरे पास मेडिकल थी, एनडी का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, लेकिन मेरे पास मैथ नहीं था इसलिए वो रिटर्न में ही रह गए। हाँ जी, और हाँ फिर जी। आगे कहानी तो चलो अलग है। तो आपने जो आर्मी ऑफ़िसर के लिए सब कुछ किया, उससे पहले की जर्नी थोड़ी-सी जान लेते हैं। स्कूलिंग कहाँ से की आपने? सर मैंने स्कूलिंग ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल हिसार से करी है। मैंने 6th से लेके 12th स्टैंडर्ड वहाँ से कंप्लीट करी है। जी, और स्कूलिंग में एकेडमिक्स के अलावा और क्या-क्या किया आपने? सर मैं स्टार्ट से ही बहुत ऑलराउंडर स्टूडेंट रही हूँ। तो मैंने एमयूएन्स मॉडल यूनाइटेड नेशंस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें 9th क्लास से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया था और फिर अपने कॉलेज के एंड तक मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसके अलावा यूथ पार्लियामेंट्स होते हैं जो कि अगेन जो हमारे पार्लियामेंट होते हैं उसी का ही एक स्मॉलर लेवल पे स्टिमुलेशन होता है। और जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं या स्कूल में ड्रामा वगैरह, एक्टिंग, इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत मैं पार्टिसिपेट करती रहती थी। एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ की तो बात होगी, स्पोर्ट्स में? हाँ जी, स्पोर्ट्स में भी क्योंकि मेरी फैमिली में जो मेरे पापा हैं, मेरे चाचा हैं, वो सब स्पोर्ट्स में रहे हैं। तो उन लोगों ने शुरुआत से ही इनफैक्ट सेकंड क्लास से ही मुझे बैडमिंटन खिलाना शुरू कर दिया था। एंड कभी ऐसा दिन नहीं रहा होगा मेरे स्कूल में 10th के बोर्ड्स तक कि मैं ग्राउंड में शाम को ना जाती हूँ। तो मैं हमेशा से ही स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रही हूँ एंड फॉर्च्यूनेटली मैंने 400 मीटर्स में नेशनल्स भी खेला है। सीबीएसई? नहीं सर, ओपन स्कूल ओपन, नेशनल जो स्कूल होता है ना, नेशनल। हाँ जी, स्कूल नेशनल्स मैंने खेला है। सीबीएसई में मैंने ज़ोनल तक ही खेला है, सीबीएसई में उससे ऊपर नहीं खेला था। तो आई फ़ील स्पोर्ट्स में और फिटनेस का मैं स्टार्टिंग से ध्यान रखती आई हूँ। आपने स्विमिंग भी किया है? हाँ जी, स्विमिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन ऑलमोस्ट क्या नहीं किया? बहु टेबल टेनिस, लॉन टेनिस ये सब। मतलब सब कुछ किया एक तरह से, हाँ जी। जो पॉसिबल हो सकता जो था। वही और सर, जो फैसिलिटीज़ पे भी बात आ जाती है कि कौन-सा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, कौन-सा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अवेलेबल। तो आई फ़ील दैट इज़ ऑल्सो अ लिमिटेशन। मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा आप अगर पेरेंट्स तो जोर लगाते हैं, लेकिन बच्चा रिस्पॉन्ड कैसे करता है उस पर भी है। तो पेरेंट्स आपको अपॉर्च्युनिटी देते गए और आप उन पर
कुछ ना कुछ बिल्कुल। परफॉर्मेंस किसी ना किसी लेवल पे देते गए। बिल्कुल सर, आई फील खुद का थोड़ा कम हो जाता है, पेरेंट्स का पुश ज़्यादा रहता है, क्योंकि जब आप 6th-7th क्लास में हैं, आप इतना नहीं सोचते हैं कि मुझे स्पोर्ट्स में करियर बनाना है या मुझे अपनी सेहत पे ध्यान देना है। एज अ किड आप इतने मैच्योर नहीं होते हैं कि आप इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस को समझ पाएँ। आप ये भी नहीं समझ सकते हैं कि स्पोर्ट्स का आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो आपका एक सोशल बिहेवियर है, जो आपका बोलने का तरीका, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो कैसे डेवलप होगी स्पोर्ट्स से। स्पेशली अगर आप ग्रुप एक्टिविटीज़ की बात करें, अगर आप एक स्पोर्ट्स प्लेयर रहे हैं और आपने फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसे टीम स्पोर्ट्स खेले हैं, तो जो आपकी पर्सनैलिटी बनेगी और जिस तरह से आप ग्रुप में बिहेव करेंगे, वो बहुत डिफरेंट होगा। तो ये सब चीज़ें एज अ किड आप नहीं समझ सकते हैं। तो आई फील कि बच्चों को पुश करना इन चीज़ों की तरफ में पेरेंट्स का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है। अच्छा, जो भी स्कूल में बच्चा थोड़ा-सा भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, पढ़ाई में भी, खेल में भी, तो एक बार तो सिविल सर्विसेज़ में जाने की ज़रूर सोचता है। क्या आपका सपना नहीं था कि जब मैं हर चीज़ में इतना बढ़िया कर रही हूँ, इंडिया में तो बेस्ट जॉब सिविल सर्विसेज़ की है, उसके लिए ट्राई नहीं मारा? डेफिनेटली सर, मैं सिविल सर्विसेज के लिए ग्रेजुएशन के साथ-साथ मैंने अपनी ऑलमोस्ट तैयारी स्टार्ट कर दी थी, एंड ग्रेजुएशन के बाद मेरी 2021 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से मैंने अपनी हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, एंड 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। उस टाइम पे लॉकडाउन था, तो मैं घर से ही अपनी तैयारी कर रही थी। उसके बाद 1 साल, जनरली लोग बोलते हैं कि आप 1 साल का तैयारी का पीरियड लीजिए अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले। तो टेक्निकली 2022 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैं इतने आइसोलेशन में तैयारी कर रही थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और उस टाइम तक जो सारी की सारी कोचिंग फैसिलिटीज़ थी वो ऑनलाइन शिफ्ट भी नहीं हुई थी, क्योंकि जितना ऑनलाइन शिफ्ट हम लोगों ने कोचिंग में देखा है वो कोविड के पीरियड के बाद ही हम लोगों ने नोटिस किया है। तो आई फील कहीं ना कहीं वो एक लैग आ गया था मेरी तैयारी में, तो इसलिए मैंने 2022 का प्रीलिम्स अपना स्किप कर दिया था। उसके बाद मैंने 2023 में अपना फर्स्ट प्रीलिम्स दिया था, एंड 2024 में सेकंड प्रीलिम्स दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पाया, तो मैंने सोचा कि आई शुड डेफिनेटली डाइवर्सिफाई माई ऑप्शंस, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप एक चीज़ पे स्टकअप होके नहीं रह सकते हो कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यही करना है, क्योंकि सर डिफेंस सर्विसेज की तो एज भी चली जाती है एक टाइम के बाद। बिल्कुल। दिस वाज माय लास्ट अटेम्प्ट, आल्सो माय फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। हाँ जी सर। तो रिटर्न आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया हाँ जी। और एसएसबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया। हाँ जी। अच्छा, आपके एसएसबी के बारे में, क्योंकि एसएसबी बहुत सर्च किया जाता है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये भी कहते हैं कि हम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार हमने दिया, पता नहीं हमारी क्या गलती है। कुछ को तो हर बार फर्स्ट डे ही निकाल देते हैं। हाँ जी। तो ये क्या एसएसबी का मामला, ये थोड़ा समझाइए। आपने तैयारी कहाँ से की? सर मैंने एसएसबी की जो कोचिंग ली थी, नोएडा में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अमास इंस्टीट्यूट, तो मैंने वहाँ से कोचिंग ली थी। मैंने बहुत लोगों से पता किया था कि इस टाइम पे करंटली हाईएस्ट रिजल्ट्स किस इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, एंड बहुत रिसर्च के बाद मैंने अमास इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। उनका 21 डे का प्रोग्राम होता है। जनरली आप देखेंगे कि जो एसएसबी कोचिंग का जो प्रोग्राम होता है वो 2 वीक्स का होता है, लेकिन उनका 3 वीक्स का था, जहाँ पे थर्ड वीक कम्प्लीटली हमारा हम लोग प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, जीटीओ ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे थे। सो आई फील कोचिंग ने मेरा बहुत ही हेल्प किया, क्योंकि एक तो मैं सिविलियन हूँ सर, आई हैव नो मिलिट्री बैकग्राउंड। परिवार में कोई नहीं है? परिवार में कोई भी मिलिट्री में नहीं था, तो कोई ऐसा था ही नहीं जो परिवार से मुझे गाइड कर सकता कि एसएसबी में आपको जाके करना क्या है। जिस दिन मैं फर्स्ट डे कोचिंग में गई, मुझे ये तक नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाता है एसएसबी में, क्या क्या प्रोसेस होता है। आई हैड नो आइडिया। तो आई फील कोचिंग का तो डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल था कि मैं एसएसबी क्रैक कर पाई। तो एसएसबी आपका कहाँ था, किस शहर में था? सर मेरा एसएसबी था प्रयागराज में। प्रयागराज में ईस्ट सिलेक्शन सेंटर है, वहाँ पे 14 एसएसबी बोर्ड में मेरा एसएसबी कंडक्ट हुआ तो था। आपके साथ कौन गए थे घर से? सर घर से फर्स्ट डे तो पापा गए थे, क्योंकि तो मतलब क्योंकि ज्यादातर इम्प्रेशन ये है कि फर्स्ट डे अगर हो गया तो साथ वापस चल पड़ेंगे, नहीं तो फिर अपना दे के अपना आ जाना। एग्जैक्टली सर, इसी रीजन से पापा साथ चले थे कि अगर तेरे को फर्स्ट डे वापस भेज दें तो साथ ले आऊंगा। क्या होता है फर्स्ट डे?
हाँ जी। तो सर फर्स्ट डे हम लोगों के कुछ टेस्ट्स कंडक्ट होते हैं। तो जैसे आप जाओगे वहाँ पे सबसे पहले वो आपको चेस्ट नंबर देंगे। वो चेस्ट नंबर देने के बाद वो आपको लेके जाएँगे एक हॉल में, टेस्टिंग हॉल में, और सबसे पहले आपके 2 रीज़निंग के टेस्ट होंगे। तो फर्स्ट टेस्ट 50 क्वेश्चंस का एंड सेकंड टेस्ट ऑल्सो 50 क्वेश्चंस का। बहुत लोगों को चलिए मैं कमेंट बाद में करूँगी, बट पहले मैं प्रोसेस समझा जी। देती हूँ। तो पहले रीजनिंग के 2 टेस्ट्स होते हैं, उसके बाद हमें 30 सेकंड्स के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है स्क्रीन पे। एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम होता है, सामने स्क्रीन पे हमें पिक्चर दिखाई जाती है। उसके बाद 30 सेकंड्स के लिए वो पिक्चर फ्लैश होती है एंड फिर हमें 4 मिनट्स के लिए उस पिक्चर के ऊपर अपनी एक स्टोरी लिखनी होती है। उसके बाद जैसे हम लोग उस स्टोरी को लिख रहे हैं, हमें साथ के साथ उसे मेमोराइज़ भी करना होता है, क्योंकि 4 मिनट्स कंप्लीट होते ही हमसे वो शीट कलेक्ट कर ली जाती है और उसके बाद 15-15 के ग्रुप में सारी लड़कियों को डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद एक ग्रुप एक रूम में जाता है, जहाँ पे सामने जनरली 4, जैसे मेरे उसमें 4 असेसर्स बैठे थे, तो सामने वो 4 असेसर्स होते हैं और फिर वो आपको बोलते हैं कि पहले आप 1 बाय 1 अपनी स्टोरी रिसाइट कीजिए। तो जो आपने वो लिखी है आप उसको रिसाइट करें। आप किस तरीके से रिसाइट करते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग दैट द नोटिस। उसके बाद वो बोलेंगे कि आप 15 के 15 मिलके कलेक्टिवली उस स्टोरी को डिस्कस करिए कि उस फोटो के ऊपर किस टाइप की स्टोरी बनाई जा सकती थी। फिर वो एक डिस्कशन होता है एंड उसके बाद फाइनली फिर वो लोग रिजल्ट अनाउंस करते हैं कि किन किन बच्चों को स्क्रीन इन किया गया और किन को स्क्रीन आउट किया गया। तो इसमें आई फील जैसे मोस्ट लोगों को लगता है कि आपका स्टोरी आप कैसी लिख रहे हैं और कैसा बोल रहे हैं उसके ऊपर आपका सिलेक्शन बेस्ड होता है। लेकिन जो स्टार्टिंग में 2 रीजनिंग के टेस्ट होते हैं, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो टेस्ट का स्कोर कंबाइन करके और फिर जो आपका प्रेजेंटेशन का स्कोर था, पीपीडीटी बोलते हैं उसको, पिक्चर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, पीपीडीटी और रीजनिंग वाले टेस्ट्स का कंबाइन करके आपको रिकमेंड किया जाता है। तो मैंने अपनी रीजनिंग की तैयारी अलग से अच्छे से करके रखी थी कि रीजनिंग का टेस्ट में मुझे कोई गलती नहीं करनी है, जितना मैक्सिमम स्कोर हो सके वो स्कोर लेना है। उसके बाद स्टोरी लिखने में बहुत लोग कॉम्प्लेक्स स्टोरीज लिखने के चक्कर में फंस जाते हैं कि मैंने कोई पिक्चर देखी और मैं सबसे यूनिक स्टोरी मैं ही बनाऊंगा इसके ऊपर। सो वो लोग यूनिकनेस नहीं देख रहे हैं, वो आपका सिंप्लिसिटी एंड लॉजिक ऑफ थॉट प्रोसेस देख रहे हैं। अगर आपको कोई पिक्चर दिख रही है और आप कंप्लीटली डिफरेंट, यूनिक, अनरिलेटेड स्टोरी बना देते हैं उससे, तो वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे इस चीज़ के ऊपर। तो सर हमारी जो स्टोरी, हमें जो पिक्चर दिखाई गई थी वो पिक्चर थी कि 3 लोग एक बुक शॉप पे खड़े हैं और मैंने बहुत ही सिंपल स्टोरी बनाई कि वो लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए अपनी वहाँ से जाके बुक्स खरीद रहे हैं, उसके अराउंड मैंने अपनी स्टोरी बनाई थी। ऑल्सो पॉजिटिव स्टोरी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव स्टोरी बनाएंगे एक न्यूट्रल इमेज को देख के, तो वो भी आपका नेगेटिव माइंडसेट डिपिक्ट करता है। जहाँ तक बोलने की बात है, रिसाइट करने में तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट होना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी ही लिखी हुई स्टोरी में बीच में अटक रहे हैं तो दैट शोज लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो वहाँ पे वो आपको रहना है। मैंने क्या किया था कि मैं स्टोरी लिख के बाहर, उनने लाइन में हमें खड़ा किया था 15 लड़कियों को, तो मैंने किसी से कुछ बात नहीं करी। मैं कंटिन्यूसली अपना दिमाग में उसको स्टोरी को रिवाइंड कर रही थी कि अच्छा फर्स्ट लाइन ये थी, सेकंड लाइन ये, थर्ड लाइन ये, ताकि याद हो जाए इतने रूम में हमें लेके जाएं वो स्टोरी। अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी को यूज करें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि फर्स्ट लाइन ये थी, सेकंड ये थी। उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन होती है उसमें मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आप सुने जाओ ग्रुप में, क्योंकि जब वो 15 लड़कियों को एक साथ डिस्कस करने के लिए बोलते हैं तो हर कोई बोलने की कोशिश करेगा वहाँ पे। और अगर हर कोई बोलने की कोशिश कर रहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कि कोई आपकी सुन भी रहा है या नहीं सुन तो रहा उस है। भिंडी बाजार में आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ऐसा होता है, ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब सब लोग डिस्कस कर रहे होते क्या हैं। सिर्फ गर्ल्स ही थी उस समय? हाँ जी सर, गर्ल्स बॉयज का सिलेक्शन अलग 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 होता है। जी। जो प्रयागराज का सेंटर है वहाँ पे बाकी बोर्ड्स में लड़कों के सिलेक्शन चल रहे थे, जैसे 5 बोर्ड्स थे वहाँ पे, हमारा 14 एसएसबी था, तो 14 एसएसबी सिर्फ लड़कियों का कंडक्ट कर रहे थे जी। तो फिर उसमें भिंडी बाजार में कैसे आपने अपनी प्रेजेंस को? सर तो उनने 15 लड़कियों को बाद में हाफ हाफ कर दिया था कि 7 अलग और इधर अलग। तो उसमें क्या था कि
फॉर्चुनेटली मैं सेंटर में बैठी थी। 3 लड़कियाँ इस तरफ थी एंड 3 लड़कियाँ इस तरफ थी। तो मैं दोनों साइड से कि यस यस यू आर आल्सो राइट, यू आर आल्सो राइट, दोनों के पॉइंट्स कंबाइन करके कि नाउ आई फील वी कैन इंक्लूड बोथ दिस पॉइंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती हैं कि आप एक लीडर की तरह उस ग्रुप में बिहेव कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कि आप अपना अपना पॉइंट रख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि आपको बाकियों का भी सुनना है। तो मैं बाकियों का भी सुन रही थी, उनके पॉइंट से भी एग्री कर रही थी, और जो थोड़ा सा माइन्यूट साइलेंस होता है ना, वहाँ पे अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखने लग जाओ तो डेफिनेटली यू विल गेट हर्ट। तो वो ऑब्जर्व उस करने चीज़ वाले का, रूम में कितने होते हैं जिस समय आप ये सब कुछ चल रहा होता है? रूम में कितने ऑफिसर्स होते हैं? सर मेरे टाइम पे 4 असेसर्स थे वहाँ पे। डिफरेंट कॉर्नर्स में या सामने बैठे थे? नहीं, सामने, जैसे हम लोग एक सेमी सर्कुलर चेयर्स हमारे लिए अरेंज्ड थी और सामने एक बड़ी टेबल थी जहाँ पे वो चारों बैठे थे। तो वो आप सभी को ऑब्जर्व कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो कंटिन्यूअसली उनके पास वो नोट डाउन कर रहे होते हैं कि उनने किसकी क्या क्वालिटीज़ नोटिस करी या क्या तो ये नहीं आप की। फर्स्ट डे का ही बता रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट डे में ही ये सब होता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद आपके रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। तो हमारे 400 लड़कियों की रिपोर्टिंग थी फर्स्ट डे, एंड उसमें से सिर्फ 44 को स्क्रीन इन किया गया था, बाकी सबको। बाकी सभी ट्रेन में वापस चले गए? हाँ जी। तो आपने पापा को फोन कर दिया कि आप जाइए, हाँ मैं जी, यहीं हूँ। हाँ जी। तो फिर उसके बाद क्या होता है जब पापा चले गए, इधर से फर्स्ट डे और हो गया, तो रात को कहाँ रखते हैं? सर रात को वहाँ पे उन लोगों ने हमारे लिए हॉस्टल टाइप्स फैसिलिटीज़ सब अंदर ही प्रोवाइडेड होती हैं। वहाँ पे जिम भी था, वॉलीबॉल कोर्ट भी था, बास्केटबॉल कोर्ट भी था, एंड उसके अराउंड क्वार्टर्स टाइप से उन लोगों ने बना रखे थे रूम्स लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए अलग बिल्डिंग थी एंड लड़कों के जो बोर्ड्स थे उनकी अलग बिल्डिंग्स थी। और एक वहीं पे ही एक कैंडिडेट्स मेस था जहाँ पे सब बच्चों का खाना अरेंज होता था। तो अंदर ही पूरी हर फैसिलिटी तो हमें नेक्स्ट डे प्रोवाइडेड कितने थी। बजे शुरू हुआ? सर नेक्स्ट डे 5:30 हम लोगों की रिपोर्टिंग थी, और फिर रिपोर्टिंग के बाद नेक्स्ट डे जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। उसमें 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो साइकोलॉजी का जो टेस्ट होता है वो बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड को जज करने के लिए होता है, और सबकॉन्शियस माइंड को जज करने के लिए आपको हायर नंबर ऑफ टास्क्स वो लोग देते हैं विद वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, ताकि आपको सोचने का मौका ना मिले और आप जो भी आंसर लिखें दैट रिफ्लेक्ट्स योर नेचुरल सेल्फ। तो जो साइकोलॉजी का पूरा रिटन टेस्ट होता है, तो उसमें जो फर्स्ट होता है उसमें अगेन आपको पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, एंड इस बार आपको 11 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर 4 मिनट्स में आपको स्टोरीज लिखनी है कंटिन्यूसली, देर इज़ नो ब्रेक इन बिटवीन। एंड जो 12th स्टोरी होती है वो आपको अपनी इमेजिनेशन से लिखनी होती है, उसके लिए कोई पिक्चर नहीं दिखाई जाती। उसके बाद होता है वैट। वैट में जो होता है कि आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, आपको एक बुकलेट मिलती है, उसी बुकलेट में वर्ड्स होते हैं, एंड उन वर्ड्स के सामने आपको लिखना होता है कि उस वर्ड के ऊपर आप क्या सेंटेंस बनाएंगे। तो मतलब बुकलेट नहीं होती, जो वर्ड्स होते हैं वो भी स्क्रीन पे फ्लैश होते हैं, एंड 15 सेकेंड्स के लिए एक वर्ड फ्लैश होता है, और फिर उस 15 सेकेंड्स में ही आपको वर्ड देखना है और उसके ऊपर अपना सेंटेंस लिखना है। उसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसमें आपको बुकलेट मिलेगी, उसमें लिखा होगा, सिचुएशंस दी होती हैं। सपोज़ एक सिचुएशन थी कि आप बस में जा रहे हैं, कुछ लड़के किसी दूसरी लड़की को टीज़ कर रहे हैं, सो व्हाट विल यू डू। तो इस तरह की डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, 60 सिचुएशंस दी जाती हैं, एंड आपको वो अटेम्प्ट करनी होती हैं। तो क्या करेंगे आप? सर इसमें हमें एक सेट पैटर्न समझाया जाता है कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, किस टाइप का रिप्लाई। कोचिंग के दौरान? हाँ जी, कोचिंग के दौरान बताया जाता है कि आपको कैसा रिप्लाई देना है। तो इसमें यही कि आई विल कन्फ्रंट देम, आई विल आस्क फॉर द रीज़न, इसी टाइप के आंसर्स होते लेकिन हैं। आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, आप तो कन्फ्रंट तो करेंगे। बिल्कुल सर। ये अच्छी बात है कि जो आंसर समझाया गया और सच में तो करना भी यही है। बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल। खून खोल जाता है। बिल्कुल सर। ठीक है, सेकंड डे ओवर हो जाता है, फिर थर्ड डे? सर सेकंड डे एक और टेस्ट होता है, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। उसी बुकलेट में लास्ट में आपको लिखना होता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू योर पेरेंट्स थिंक ऑफ यू, व्हाट डू योर फ्रेंड्स थिंक ऑफ यू, जो आपको लगता है कि व्हाट डू दे थिंक, वो सब लिख के। और साइकोलॉजिकल टेस्ट में कहना मुश्किल है कि उनको क्या चीज़ पसंद आए, क्या चीज़ पसंद ना आए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जो आपको जज करते हैं, आपके पेपर्स को चेक करते हैं। तो कोई भी बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता कि मैंने ये लिखा था यही सही है और इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेगेस्ट पार्ट
ऑफ एसएसबी, क्योंकि इसमें आप नहीं बता सकते हो कि उनको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। बस जरूरी नहीं कितने टैलेंटेड हो, कितना स्कोर किया आपने 10th-12th ग्रेजुएशन में, उनको को मैटर नहीं करता। नहीं, वो नहीं। कुछ और ही ढूंढ रहे होते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। वो वही जानते हैं क्या ढूंढ रहे होते हैं। बिल्कुल। और वो किस चीज़ से वो चीज़ ढूँढ लेते हैं, वो क्वालिटी ढूँढ लेते हैं, या किस चीज़ से ये बोल देते हैं कि इसमें क्वालिटी है ही नहीं, वो आप नहीं कह सकते हैं। जी, तो उसके बाद थर्ड डे? सर उसके बाद क्या होता है कि सेकंड डे से ही इंटरव्यूज़ शेड्यूल होने लग जाते हैं। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो सेकंड डे इवनिंग में ही शेड्यूल हो गया था। और मैं आपको इंटरव्यू का एक्सप्लेन कर जी। देती हूँ थोड़ा-सा। तो जो इंटरव्यू होता है, जो मेरा इंटरव्यू था वो 1 आवर 5 टू 10 मिनट्स इंटरव्यू चला इतना था। लंबा? हाँ जी। कितने वो थे आपके असेसर? एक ही असेसर होते हैं सर वो इंटरव्यू में। इतनी देर आपसे बात करता रहता है, 1 घंटा? रिकॉर्डेड होता है कुछ? नहीं सर, रिकॉर्डिंग कुछ नहीं वो होती है। कॉपी पेन लेके बैठते हाँ हैं जी। और वो आपसे बात करते हैं, जनरल बातें करते हैं, एप्टीट्यूड चेक करते हैं, एटीट्यूड चेक करते हैं, क्या करते हैं? सर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम्प्लीटली पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं आपसे। कुछ बच्चों से हो सकता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएँ, कुछ से ना पूछे जाएँ। मेरे से कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा था। मैंने एक लाइन में, जैसे वो पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, तो मैंने तो बोल दिया था सर मैं डेली 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। तो उन्होंने मेरे से आगे क्वेश्चन ही नहीं पूछा कि हाँ, करंट अफेयर्स का आप क्या कि इसमें पूछने का फायदा नहीं, फ़ायदा। कुछ और निकालो। हाँ जी। तो उनके अलग-अलग सेट्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो वो ऐसे भी नहीं पूछेंगे एक-एक करके कि व्हाट इज़ योर नेम, इस तरह से नहीं। वो एक लंबा क्वेश्चनेयर आपको प्रोवाइड कर देंगे, एक ही बार में वो डिक्टेट करेंगे। जैसे वो एक ही बार में बोलेंगे कि सो हर्षिता, टेल मी एवरीथिंग यू हैव डन फ्रॉम योर 10th क्लास टिल योर ग्रेजुएशन। टेल मी योर स्कोर्स इन ईच सब्जेक्ट, व्हिच स्ट्रीम डिड यू चूज़ एंड व्हाई, व्हिच ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन, हू ऑल एक और चीज़ थी कि आप which teacher did you like the most, which teacher you did not like, any difficulties you faced, yes, and why. वो वाई पे ज़्यादा जोर होता है। वाई पे ज़्यादा जोर होता है सर। हाँ। तो आप इनका जो लॉन्ग क्वेश्चनेयर है, इसमें फिर आप जब वो क्वेश्चंस बोल रहे हैं तो आपको अपने दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके और फिर उस चीज़ को याद रखना है कि उनने कैसे क्या क्वेश्चन पूछा है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप उसको उसी सीक्वेंस में आंसर करिए। और फिर आपके वो फिजिकल टास्क कब शुरू होता है? क्योंकि हमने सुना है फिजिकल टास्क भी होता है। हाँ जी, वो 3rd एंड 4th डे होता है। वो फिजिकल टास्क होता है, उसमें क्या-क्या करवाते हैं? मतलब मोटा-मोटा सा जो मतलब रूटीन से हट के होता है। सर जो 2nd और 3rd डे होता है उसको हम लोग जीटीओ टास्क्स बोलते हैं। जीटीओ बेसिकली ग्रुप टास्क ऑफिसर होते हैं और जो सारे टास्क कंडक्ट करते हैं। तो 2nd डे 3rd डे मॉर्निंग में पहले हमारी जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशंस। वो हमें 2 टॉपिक्स देते हैं। तो जीटीओ टास्क्स के लिए हम जितनी भी 44 लड़कियां जो स्क्रीन इन हुई थी, हमें 8-8 के सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक जीटीओ असेस करेंगे। 2 दिन तक वही हमारे साथ रहेंगे और वही हमें असेस करेंगे। तो फर्स्ट जो टास्क होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशंस का। ग्रुप डिस्कशन में वो कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड हमें टॉपिक दे सकते हैं और फिर वो आपकी करंट अफेयर्स तो चेक करते ही हैं एट सम लेवल, लेकिन वो मेजरली ये देखते हैं कि आप अगेन ग्रुप में कैसे बिहेव कर रहे हैं। आप टीम में फिट होते हो या इंडिविजुअल, मतलब लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपको 3 लीड्स प्रोवाइड करी जाती हैं। जो हमारा टॉपिक था उसमें कुछ इस तरह से था कि ट्रम्प के आने से इंडिया की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी। उसमें जो हमें 3 ऑप्शंस दिए गए कि फॉरेन पॉलिसी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी, हमारा डायस्पोरा सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, या फिर हमारी इकॉनमी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी। अब आपको इन तीनों में से एक चीज़ को चूज़ करके और फिर बाकी की जीडी उसी चीज़ के ऊपर बोलनी है कि मैंने ये पॉइंट क्यों पिक किया इन तीनों में से। तो मान लीजिए अगर किसी और ने, मान लीजिए मैंने चूज़ किया कि इकॉनमी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगी, किसी ने चूज़ किया कि फॉरेन पॉलिसी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। तो अगर अब सामने वाला इंसान मुझे अपोज कर रहा है, मेरे किसी पॉइंट को अपोज कर रहा है, तो मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ? हाउ डू आई रिएक्ट टू ओपोजिशन? क्रिटिसिज्म। हाउ डू आई रिएक्ट टू क्रिटिसिज्म? या फिर अगर कोई दूसरा पॉइंट बोल रहा है, हाउ डू आई रिएक्ट टू दैट? क्या मैं उसका पॉइंट सुन भी रही हूँ? क्या मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ? या मैं अपने ही गाने में लगी हुई हूँ कि नहीं 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 नहीं? ये सारी चीज़ें उसमें असेसमेंट होती है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है,
उसमें हमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिए जाते हैं एंड हमें ग्राउंड के ऊपर पैर रखना अलाउड नहीं होता है। तो हमें उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक बड़ा सा प्लैंक मिलता है, एक रोप मिलती है और एक छोटी बल्ली मिलती है। इन तीनों चीज़ों का यूज़ करके हमें वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर जाने के लिए ब्रिजिंग क्रिएट करनी होती है कलेक्टिवली एज अ ग्रुप एंड देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो आपकी फिटनेस, आपका कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क, एक दूसरे पे विश्वास, बहुत कुछ। सर मोर देन दैट जो ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क्स और ये सब होते हैं, इसमें देखा जाता है कि जनरली ग्रुप में अगर आप कोई एक्सरसाइज प्लान कर रहे हैं, एनीथिंग यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, उसमें 3 तरह के लोग मिलेंगे सर आपको। एक होंगे जो एक्टिवली प्लैंक, बल्ली और रोप को उठा के आगे जाके सॉल्यूशन सोच रहे होंगे। एक होंगे जो सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है हम बस चल लेते हैं, हम बस आगे चल लेते हैं। और थर्ड होंगे कि हम इस स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, वो बोलेंगे नहीं उधर से भी तो आइडिया बन सकता है। तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द टास्क विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, यू आर एक्चुअली डिविएटिंग द ग्रुप। तो 3 तरह के लोग हो गए। तो अब उनको देखना है कि विच वन आर यू। उनको लीडर्स चाहिए जो आगे जाके काम कर रहे हो, उनको पैसिव फॉलोवर्स भी नहीं चाहिए, और उनको जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली नहीं चाहिए। तो ये चीज़ जज होती है। उसके बाद एक मेजर जो टास्क होता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। इसमें जितने भी अलग अलग ग्रुप्स इन लोगों ने हमारे बनाए थे, 8-8 लोगों के, हमारी एक रेस होती है और ये रेस ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करते हुए हमें इस रेस को फिनिश करना होता है। तो जो फर्स्ट ऑब्स्टेकल था वो एक रैंप था, उस रैंप पे आप चढ़ें और फिर कूद जाएं। सिमिलरली आपको दीवारों पे चढ़ना होता है, वहाँ से नीचे जंप लगाना होता है। तो जिसको हाइट का डर हो वो क्या करे? सर वो काम करे उसके ऊपर अच्छा, बार बार हाइट पे चढ़े, कूद के देखे और उसको ओवरकम करे। नॉर्मलाइज हो जाएंगे। नॉर्मलाइज स्विमिंग करवाते हैं? नहीं सर, स्विमिंग करवा के नहीं देखते हैं। अच्छा, करवा कर नहीं देखते हैं। नहीं। तो ये हाइट का जंप भी करवाते हैं? लॉन्ग जंप, हाँ जी, वो नेक्स्ट डे जब इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होते हैं उसमें। लेकिन जो ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस होती है उसमें वो मेजरली ये देखते हैं कि आपका ग्रुप में क्या रोल है। अगेन मतलब जितने भी ग्रुप टास्क्स हैं वो आपको ग्रुप में ही असेस कर रहे होते हैं। तो मेरा मुझे जो लगता है कि मेरी जो चीज़ हेल्प करी मुझे, क्योंकि अगेन जैसा मैंने बोला कि मैंने स्पोर्ट्स खेला है और मैंने फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे ग्रुप स्पोर्ट्स ही खेले हैं, तो समवेयर आई हैव दैट सपोर्टिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माय टीममेट्स। तो मेरा ये था, एक तो मेरे टीममेट्स ने मुझे पहले ही बोल दिया था, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि कौन सा ऑब्स्टेकल हम लोग कैसे क्रॉस करेंगे। तो जो फर्स्ट ऑब्स्टेकल था, मेरे से आगे जो लड़की थी चेस्ट नंबर वाइज सीक्वेंस में, उसने बोला कि मेरा पैर फिसल जाएगा तो तुम आगे जाओ, फर्स्ट पे जाओ और फिर तुम आगे जाके जंप करके होल्ड माई हैंड एंड हेल्प मी। तो फर्स्ट में भी मैं ही सबसे आगे होगी थी, इवन तो मेरा चेस्ट नंबर पीछे था। फिर वहाँ पे मैं सबका हाथ पकड़ के उतरवा रही हूँ। जो वॉल चढ़ने वाला है उसमें भी मैं लास्ट पर्सन थी। तो सर मैं लाइट वेट हूँ, मेरा तो ये था कि मेरे को लास्ट में 2 लोग ऊपर से मैं अपना हाथ ऊपर कर देती और दोनों एक-एक हाथ पकड़ के मेरे को ऊपर खींच लेते थे। उससे पहले जितनी भी हेल्दी लड़कियां थी हमारे ग्रुप में, तो हम लोगों ने ऐसे 2 लोगों ने मिलके सपोर्ट बना रखा था एंड हम लोग हर एक इंसान को पहले ऊपर चढ़ा रहे हैं, फिर लास्ट में आ रहे हैं, जंप कर रहे हैं। कैसे आप मोटिवेट कर रहे हो, आपका क्या रोल है, कलेक्टिवली सर सारी चीज़ें देखी जाती हैं। एंड यहाँ पे आपकी फिटनेस भी असेस हो जाती है, क्योंकि अगर कोई अनफिट है तो दे विल बी अ लाइबिलिटी ऑन द ग्रुप। हम लोगों का ज़्यादातर टाइम उनको क्रॉस करवाने में लग जाएगा बजाय कि फास्ट आगे बढ़ने में। तो मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, साइकोलॉजिकल फिटनेस, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, स्पिरिट, हर चीज आपकी हर चीज़ से 5 दिन में निचोड़ देते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब 5 दिन हो जाते हैं तो तब भी कोई श्योर नहीं होता कि पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। नहीं सर, तो 5th डे हमारी कॉन्फ्रेंस होती है। जैसे 3rd और 4th डे ग्रुप टास्क सारे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद कॉन्फ्रेंस होती है। तो कॉन्फ्रेंस में जैसे मेरा 14 एसएसबी बोर्ड था, तो 14 एसएसबी बोर्ड के सारे जितने भी असेसर, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो आपके सामने एक बहुत बड़े से रूम में बहुत बड़ी सी राउंड टेबल पे बैठेंगे और आपके सामने बिठा के और फिर आपसे 1-2 चीज़ें और पूछेंगे जिनमें उन्हें डाउट रह जाएगा, और वो आपसे सिचुएशंस पूछेंगे और आपको भी नहीं पता कि उनको किस चीज़ में डाउट है और सिचुएशन क्यों पूछ रहे हैं वो लोग। तो मेरे से पूछा गया था कि कॉन्फ्रेंस में कि आपका मानिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है एंड आपके पास 1 मंथ का टाइम पीरियड बचा है और आपको सबने सजेस्ट किया है कि आप सोलो ट्रिप लीजिए।
अब जब उन्होंने बोला ना कि सबने सजेस्ट किया सोलो ट्रिप लीजिए, मुझे लगा कहीं इनको मेरी सोशल कैपेबिलिटीज़ पे डाउट तो नहीं हो गया कि ये सोशली अडेप्टेबल है, सोलो पे जाना पसंद करेगी या ग्रुप पे जाना पसंद करेगी। मैं इस डायरेक्शन में थोड़ा-सा सोचने लगी कि किस चीज़ पे डाउट हुआ है, क्यों पूछी इन लोगों ने मेरे से ये सिचुएशन। तो मैंने बोल दिया पहले तो नहीं सर, मैं सोलो पे नहीं जाऊँगी, मैं तो ग्रुप के साथ जाना प्रेफ़र करूँगी। फिर उन्होंने पूछा कि नहीं-नहीं यू हैव टू गो ऑन अ सोलो ट्रिप और फिर आप बताइए कि आप कैसे-कैसे प्लान करेंगे? तो एक्चुअली मैं थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कहूँगी कि मैं पैनिक हो गई थी। पैनिक तो क्या मतलब नर्वस या मतलब कुछ भी बोल लीजिए, इतने सारे ऑफ़िसर्स प्रॉपर ऑब्वियस। अपनी यूनिफ़ॉर्म में बैठे हैं और आपको हाँ। देख रहे हैं। तो कोई अच्छा आंसर देने की बजाय मैंने बोल दिया कि मैं शिमला जाना प्रेफ़र करूँगी। हुँ, जबकि शिमला 1 दिन मैक्स 2 दिन घूम सकते हो आप शिमला में, उससे ज़्यादा क्या ही घूमोगे आप शिमला में। हुँ, तो फिर जो प्रेज़िडेंट थे बोर्ड के उन्होंने भी पूछा कि 1 मंथ इन शिमला व्हाट विल यू डू? हुँ, मैंने कहा फिर थोड़ा-सा अपना बचाने की कोशिश, कवर अप करने की कोशिश, मैंने कहा सर आई विल एक्सप्लोर द आउटस्कर्ट्स, आई विल एक्सप्लोर ऑल द अदर एरियाज़ नियर बाय एंड देन आई विल प्लान अ हुँ। ट्रेकिंग ट्रिप अराउंड। तो इस तरह से फिर उन लोगों ने मेरे को ज़्यादा ग्रिल नहीं किया इस चीज़ के ऊपर, वरना अगर उनको डाउट होता है ना वो पीछे ही पड़ जाते हैं बच्चों के कि नहीं और बताओ वो सु हो सकता है इसको वो सुने भी, सुने भी। इतना इतना डिटेल में मत जाइए। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो हो सकता है आपको आगे ट्रेनिंग में मिल जाए। नहीं सर, बट ये सच्चाई है कि जिन कैंडिडेट्स पे उनको ज़्यादा डाउट होगा ना, उनका कॉन्फ्रेंस उतना ही लंबा चलेगा। हुँ, जिस कैंडिडेट की कॉन्फ्रेंस छोटी चल रही है, मतलब सिलेक्शन के चांसेस हाई हैं। हुँ। जिन कैंडिडेट्स की कॉन्फ्रेंस बहुत लंबी चल रही है, मतलब उनको डाउट है और वो बार-बार कुछ-कुछ पूछ के अपने उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे से एक बार इतना पूछा, फिर मुझे बोला कि आप जा सकते हैं और बाहर आके मुझे हो गया था कि ये जो मैं शिमला बोल के आई हूँ मेरे को तो कॉन्फ्रेंस आउट करेंगे, रिकमेंड तो डेफ़िनिटली नहीं करेंगे। बट जैसा उन लोगों ने पहले भी हमें बोला था कि जो आपका स्कोर होता है, वो कॉन्फ्रेंस से पहले डिसाइड हो चुका होता है। जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे वहाँ पे, वो आए थे रूम पे हमसे मिलने के लिए और उन्होंने हमें बोला था कि आप कॉन्फ्रेंस को लेके टेंस मत होना, पैनिक मत होना। आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपका स्कोर है, वो पिछले 3 दिनों में, 4 दिनों में असेस हो चुका है। हुँ। ये बस फाइनल एक कंक्लूडिंग स्टेज है, इससे आपका ये मतलब हाँ, इसके आप कोई ज़्यादा रूल आउट करना चाहते हाँ। हैं कुछ चीज़ों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके बाद एक तो सर जब वो रूम में आए, फाइनल रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए कि रिकमेंड हुई या नहीं हुए, तो उन लोगों ने मेरा नाम बिल्कुल लास्ट में लिया। तब तक तो मैं श्योर ही हो चुकी थी कि रिकमेंड तो मैं नहीं हो रही हूँ, वो शिमला वाले आंसर के कारण। बट फॉर्च्यूनेटली मैं रिकमेंड भी हुई अच्छा, एंड आपको वो 5th डे बता देते हैं कि आप ये रिकमेंड हो गए, बाकी नहीं हाँ हुए। जी, तो जो रिकमेंड हो जाते हैं, जैसे हमारे बोर्ड से 18 या 19 लड़कियाँ रिकमेंड हुई थी एंड उसके बाद फिर हमें और दिनों के लिए रखा जाता है मेडिकल के लिए। हुँ। और जो रिकमेंड नहीं होती हैं, जो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाती हैं, उनको फिर घर भेज दिया जाता है। तो उसके कितने दिन बाद रिज़ल्ट आया फाइनली जो सीडीएस का रिज़ल्ट आया? सर मेरी मैं 25th मार्च को रिकमेंड हुई थी 2025 में एंड अभी अप्रैल एंड में रिज़ल्ट आया है, तो इतना टाइम लग जाता है। इतना टाइम रूटीन में लग जाता है। अब जो आपका सिविल सर्विसेज़ का सपना है, वो तो अधूरा रह गया। सर उसको भी देखेंगे। सर एक्चुअली मुझे लगता है जो सपना था वो सक्सेसफुल होने का था। हुँ। सपना स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज का नहीं था, सपना था खुद की कैपेबिलिटीज़ को प्रूव कर पाने का और वो एक तो आपने कर दिया है। वो तो कहीं न कहीं कर दिया है और अ, जहाँ तक सिविल सर्विसेज की बात है, आर्मी में जाने के बाद भी मैं देखूँगी किस तरह का वर्कलोड है। हाँ, नहीं बहुत सारे होते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ से फिर आते भी हैं। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। तो सर अभी ये तो फ्यूचर की बातें हैं, पहले तो एक बार तो ट्रेनिंग में जाऊँगी जॉइन करके एंड फिर देखते हैं आगे क्या रहता है। अच्छा, इसके अलावा आपने कोई और एग्ज़ाम भी अभी दिया जिसका कोई रिज़ल्ट वेट कर रहे हैं? हाँ जी सर, तो मैंने 2024 में जब अपने ऑप्शंस खोलने का सोचा था, तो मैंने यूपीएससी के जो 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स तो और भी बहुत होते हैं बट मैंने जो 3 एग्ज़ाम्स भरे थे, एक तो सिविल सर्विसेज़ का भरा था, एक सीडीएस का भरा था और एक सीएपीएफ का भरा था, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का। तो उसका पेपर अगस्त 2024 में हुआ था और मेरा वो भी क्लियर हो गया था। उसके बाद दिसंबर 2024 में ही उसका फिज़िकल और मेडिकल हुआ था और मेरा वो भी क्लियर हो गया था।
उसके बाद अभी 21 अप्रैल को मैं नहीं नॉट सॉरी अप्रैल को नहीं 21 मई में मैं अपना इंटरव्यू दे के आई हूँ CAPF का। तो उसका भी रिजल्ट अवेटेड है। हाँ जी, रिजल्ट अवेटेड है उसका भी। हुँ। तो जिन बच्चों को कामयाब होना है इस लाइन में जिसमें आप कामयाब हो, तो कब से तैयारी शुरू करें? मतलब प्लस 2 के बाद ही शुरू कर दें, ग्रेजुएशन के बाद शुरू करें? क्योंकि आपने तो काफ़ी लेट शुरू की थी तैयारी। सर आई फ़ील जो रिटन की तैयारी है, वो तो आप ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के साथ-साथ शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, उसके लिए तो आपको बचपन से ही शुरुआत करनी पड़ती है। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स और एक ओवरऑल पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, द ऑरा दैट यू कैरी विद यू, द वे यू वॉक, ये सारी चीज़ें भी वो लोग जज करते हैं क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ इज़ समथिंग जो आप में होनी चाहिए। और लीडरशिप क्वालिटीज़ में आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद से उसकी तैयारी कर लीजिए। मैं बहुत सारे ऑफ़िसर्स को जानता हूँ नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन हुँ। उनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो भी मतलब उन्होंने सारा एसएसबी भी क्रैक किया, सारी चीज़ें की। हाँ, कॉन्फिडेंस है, चीज़ें क्लियर हैं अदरवाइज़ दे आर परफेक्ट। तो कम्युनिकेशन का क्या बहुत बड़ा रोल है या एवरेज कम्युनिकेशन बट यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर थिंग? सर जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, आई फ़ील इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ी-सी इम्पोर्टेंस इसलिए भी दी जाती है क्योंकि हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ भी होती हैं। इंडियन आर्मी जो है वो पीस कीपिंग मिशंस में भी जाती है एंड हमें बहुत सारा कोलैबोरेशन करना होता है बाकी कंट्रीज़ के साथ भी डिफेंस सेक्टर में। तो एज़ एन ऑफ़िसर अगर आप जा रहे हैं, अगर आप अपनी किसी यूनिट को लीड कर रहे हैं और आप किसी दूसरी कंट्री के डेलीगेशंस के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेफ़िनेटली कॉन्फिडेंस इज़ वन थिंग लेकिन गुड कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वहाँ पे। और जहाँ तक इंग्लिश आने ना आने की बात है, आई फ़ील एक्यूरेट ग्रामर इज़ समथिंग जो तो डेफ़िनेटली आप में होना ही चाहिए क्योंकि सीडीएस के एग्ज़ाम में तो सर एक कंप्लीट पेपर ही ये लोग इंग्लिश का ले रहे हैं। तो इट शोज़ कि इंग्लिश को इन लोगों ने कितनी सिग्निफिकेंस दे रखी है। अच्छा, जब से सीडीएस का रिजल्ट आया है, आपका 3rd रैंक आया है इंडिया में, घर में सबसे ज़्यादा खुश कौन है? सर दादा-दादी सबसे ज़्यादा खुश हैं। उनको तो रिलेटिव्स का फ़ोन आ जाए कि बहुत खुशी हुई, बेटी ने ऐसा किया, उनके लिए तो अलग ही खुशी और अलग ही सैटिस्फैक्शन का लेवल है उनका तो। अच्छा, कहीं न कहीं बचपन में जैसे अब आप हिंडसाइट में देखते हो कि बचपन में कोई आर्मी-वार्मी का कोई करता था कि अगर वहाँ क्योंकि हमारे यहाँ तो रोहतक से, आस-पास की हिसार से, जींद से, तो यहाँ आर्मी ऑफिसर के बच्चे लगते थे, न्यूज़ आती थी, कुछ याद आ रहा है कि कहीं न कहीं वो अट्रैक्ट तो नहीं कर लिया? सर हो सकता है क्योंकि जैसे अगर आप देखें कि रिपब्लिक डे की परेड्स भी होती थी, तो मतलब डेफ़िनेटली जब आप उन परेड्स को देखते हो तो गूज़बम्प्स तो आते ही हैं। जैसे वो लोग मार्च करते हैं, जिस तरीके से मार्च करते हैं और अब तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हो रिपब्लिक डे परेड्स में। सो आई डेफ़िनेटली फ़ील कि कहीं न कहीं जो वो वर्दी से अटैचमेंट है, जो उसकी ग्लोरी, ग्लैमर है, वो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं तो अट्रैक्ट करती है। अच्छा, ये बताइए कि आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है, आईपी कॉलेज में पढ़ाई की है, हरियाणा की एक लड़की, छोटा शहर है हमारे तो हिसार कह लो, रोहतक कह लो, यहाँ से डीयू में गए, तो लड़कियों को लेकर के काफ़ी कॉन्शियस हैं और कुछ ना दिल्ली में भेज रहे हैं, कोई कुछ हो जाए। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या था? और जो लोग देख रहे हैं, आपकी कामयाबी को देख रहे हैं कि बेटी को अच्छी जगह पढ़ाया, उसका देखो परिणाम है कि कामयाबी मिल गई। सर आई फ़ील कि सिक्योरिटी को लेके कंसर्न्स तो डेफ़िनेटली रहते ही हैं। लेकिन लड़कियों को ऑब्वियसली अपने साइड पे सिक्योरिटी का ध्यान रखना ही पड़ता है कि आप किस टाइम बाहर जा रहे हैं, कैसे बाहर जा रहे हैं, किसके साथ बाहर जा रहे हैं। डेफ़िनेटली अपने पर्सनल लेवल पे आपको सेफ्टी मेजर्स अपने अपनाने पड़ते हैं, प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि क्या बाहर भेजा जाए, क्या दिल्ली में भेजा जाए, क्या ऐसे अकेले बाहर भेजा जाए? तो आई फ़ील सर जिस तरह से मेरी पर्सनैलिटी आईपी कॉलेज में जाके मोल्ड हुई है और चेंज हुई है और जिस तरह का एक्सपोज़र उधर मिला है, दैट इज़ इनकम्पेरेबल टू अ फ्यू प्रिकॉशंस दैट आई हैड टू टेक। आप ये कहना चाहते हैं कि प्लस 2 तक आप इतने कॉन्फिडेंट, इतने मतलब वो बात नहीं थी जो दिल्ली ने आपको दी है? सर नहीं, जहाँ तक कॉन्फिडेंस की बात है, वो तो
शुरू से था क्योंकि मैं स्कूल लेवल पे भी मैंने इलेक्शंस लड़े हैं एंड मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स हेड गर्ल थी, भाषण वगैरह देना और हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, वो वाला एस्पेक्ट नहीं, लेकिन जो एक मेंटल ग्रोथ होती है, जो आपका पर्सपेक्टिव बढ़ता है जब आप इतनी डाइवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं। मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट से भी लोग थे, नॉर्थ ईस्ट से जब लोग आके अपनी प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस करते हैं, अपने कंसर्न्स रखते हैं, तो आपका दिमाग बहुत खुलता है और आप बहुत सेंसिटिव होते हैं हर कम्युनिटी और हर कल्चर की नीड्स को लेके। जैसे हरियाणा में रहते हुए मुझे कोई एक्सपोजर नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को किस तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ती होंगी, लेकिन वहाँ पे मेरी एक असम की दोस्त थी, जब उसने मुझे बताया कि हमारे तो हर साल बाढ़ आती है और नेशनल मीडिया उसको कवर भी नहीं करता होगा क्योंकि इतना कॉमन हो गया है वो, देयर इज़ नथिंग अनयूजुअल अबाउट इट, और कैसे कैसे उनको डैमेज, क्या क्या दिक्कतें। सो आई फील इन एडिशन टू दैट हमारा आईपी कॉलेज है, उसका वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, क्योंकि वो 100 साल पुराना कॉलेज है जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना था, और जो हिंदू कॉलेज है उसके साथ ही आईपी कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। तो एक बहुत बड़ी लेगेसी है वुमेन एम्पावरमेंट की जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज के साथ जुड़ी हुई है। तो उस पर्सपेक्टिव में भी आपका माइंडसेट और आपकी एक ग्रोथ होती है, आप उस डायरेक्शन में सोचने लगते हैं। सो आई फील जो आपकी मेंटल ग्रोथ होती है वो बहुत ही हायर होती है, स्पेशली जो प्रोफेसर्स भी आपको जो एक्सपोजर देते हैं वहाँ के। तो परिवार में कौन-कौन है? लास्ट सवाल उस हाँ जी, सर मेरी जॉइंट फैमिली है, तो परिवार में दादा-दादी, मम्मी-पापा, मेरा एक छोटा भाई, चाचा-चाची और उनके 2 बच्चे। भाई क्या करता है? सर भाई अभी एनएलयू नागपुर से लॉ कर रहे हैं, सेकंड ईयर में है वो। पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट हिसार में। और दादा-दादी गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं? क्या हैं दादा-दादी? हाँ जी, सर दादाजी मेरे सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड हैं पीडब्ल्यूडी से, और दादी हिंदी टीचर रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट स्कूल से। तो ये थी हमारे साथ हर्षिता कादयान, और जितना डिटेल में इन्होंने समझाया है एसएसबी के बारे में, इंटरव्यूज़ के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, कामयाबी के बारे में और पिटफॉल्स के बारे में, क्या कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने समझा दिया। ख़ास करके जो एस्पिरेंट्स होंगे आर्मी के या एयर फ़ोर्स के या किसी भी चीज़ के, उनके लिए इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हुआ है। अगर आपके परिवार में भी कोई इस तरह की कोई तैयारी करना चाहता है, कर रहा है, तो उसके लिए इंटरव्यू आप ज़रूर रिकमेंड कीजिए। हर्षिता जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।